हल करते हैं। जी सर, जी सर। उसके बाद आप पर आते हैं तब भैया पर आते हैं। जी सर, जी सर। देखिए, कचरा जो है ये बर्दाश्त करने से बाहर है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पूरा इंडियन रेलवे में हम दूसरा पोजीशन पर हैं वैगन निर्माण में, लेकिन अभी जो हालत हमारा है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी काम करने का सुविधा है वो सभी कारखाना से बेकार है, बदतर है। इसलिए आपका सवाल के साथ है। पहले भी एक दिन का धारणा देने के बाद किए थे और मुख्य कारखाना प्रबंधक हमको बुला के आश्वासन दिया था कि हम कचरा साफ कर देंगे। कारखाना के अंदर में धारणा आप नहीं दीजिए, नहीं तो इसका मैसेज गलत जाएगा। लेकिन आज हम आश्वासन देते हैं कि 12 तारीख के बाद अगर कचरा का यही हालत रहा तो एक दिन का धारणा नहीं देंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। हर जोर जुल्म के टक्कर में आवाज दो। तो साथी हम खाली कहते ही नहीं हैं, जिस तरह डिप्टी सीपीओ को कहे थे हमारा कार्यकारी अध्यक्ष से सुन चुके हैं कि अगर आप प्रमोशन नहीं देते हैं, ट्रेड मर्जर को लागू नहीं करते हैं तो दोनों साइड इस रेलवे यूनियन का बोनाफाइड कार्यकर्ता घेर के रखेगा, भूख हड़ताल करेगा, अपने भी भूखा रहेगा, किसान करने नहीं जाएगा और आपको भी नहीं जाने देंगे। कारखाना प्रबंधक हस्तक्षेप किया और कहा कि प्रमोशन देंगे और आज प्रमोशन हल हुआ। इसके लिए हम अपने कार्यकारी अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं कि वो डीजल के पक्ष में खड़ा रहा। इससे डीजल के कर्मचारियों को भी बहुत लाभ मिला। अब है सफाई का बात। सफाई के मामले में जब हम ध्यान देते हैं होता है और जब ध्यान नहीं देते हैं नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग एक चीज में असमर्थ हो गए। असमर्थ क्या हो गए कि जो लोग हमारा बाहर में टेक्नीशियन 1 काम करते थे, घर के लालच में टेक्नीशियन 1 से हेल्पर में यहाँ चले आए और उस सबको सफाई विभाग में दे दिया। वो मॉरल रूप से बेचारा काम करने के लिए सहमत नहीं है। पहली बार ईस्टर्न रेलवे मेल्स यूनियन झुका है और कहा है कि नहीं, वो सब कर्मचारी को टेक्नीशियन बना रहे हैं, सबको अंदर दीजिए और सफाई का काम आउटसोर्स में दीजिए ताकि मानसिक रूप से वो तैयार होके आए कि हमको सफाई करना है और इसका हल हम लोग कराएंगे। कचरा का बाद में जो आपको बोले कि हम धारणा पर देंगे, लेकिन कटिंग क्लीनिंग शॉप की जो लड़ाई हम लड़े थे वो पूरा हो चुका है। जल्द से जल्द कटिंग क्लीनिंग और सब कुछ खोल करके 1 2 3 4 को वैगन देना होगा प्रशासन को, ताकि यहाँ कचरा रहे नहीं। सिर्फ कचरा रहे क्या चीज का, जो प्लेट हमको लगाना है, जो प्योर पार्ट पूजा एयर ब्रेक का है वो रहना चाहिए, या नहीं कि बिना साफ किया हुआ वो कचरा गिरेगा। ये बर्दाश्त 12 के बाद हम लोग नहीं करने वाले हैं। ये फैसला हो चुका है। ये मीटिंग हुआ प्रशासन के साथ क्वार्टर के सवाल पर, तो बोले हैं कि मेडिकल ग्राउंड पर 2.5% और 2.5% दिव्यांग कर्मचारी का क्वार्टर होना चाहिए। ये रेलवे बोर्ड का नियम है और ये नियम डिप्टी सीपीओ सर को हम दिए, लेकिन आज ना मेडिकल ग्राउंड माना जा रहा है और ना दिव्यांग साथी को दिया जा रहा है। तो आज हम यहाँ वचन देते हैं कि ये 5% जो बीमार कर्मचारी है और जो दिव्यांग कर्मचारी है, ये दोनों मिला के 5% प्रशासन को देना होगा और नहीं देगा तो सारे दिव्यांग कर्मचारी और बीमार कर्मचारी को लेके 1 नंबर गेट पर हम घेराव कर देंगे। किसी भी प्रशासन को जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये रेलवे बोर्ड का नियम है। ये आप हम वचन देते हैं। साथ ही
जितना आपका जो प्रमोशन का सवाल है, छुट्टी का सवाल है, जो भी है, आपका यूनियन को हम रिक्वेस्ट किए हैं, आपके नेता को रिक्वेस्ट किए हैं कि वो सब दीजिए और आपका सारा एजेंडा हम पीएनएम में डालेंगे और हल करेंगे। सिर्फ एक बात हम कहना चाहते हैं साथी, आप हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी गोपाल जी से सुने हैं और वर्दी के विषय में हमारा धर्मेंद्र जी से सुने हैं। वर्दी तो मिलेगा ही, लेकिन भारत सरकार जो फैसला लिया है कि भाई वर्दी भत्ता फैक्ट्री एक्ट के अंदर यानी खेड़ा के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको हम नहीं देंगे वर्दी भत्ता। ये भारत सरकार का फैसला गलत है। हमने जनरल सेक्रेटरी जो हमारा महामंत्री है उनको पूरा कारखाना घुमाए और हम अपने कर्मचारियों को बोले कि उनके सामने ये मुद्दा आपको रखना है, विरोध करना है कि ये भारत सरकार का सिद्धांत गलत है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला भी सेफ्टी कैटेगरी में आता है। उनको भी जलने का बात है, वो भी हार्ड वर्क करता है। इसलिए आप ये सवाल तो आपके सामने है कि वर्दी भत्ता आपको दिलाना होगा और रेलवे बोर्ड से चेंज कराना होगा। हमारे महामंत्री इस बात को कह के गए हैं कि वर्दी भत्ता 1 महीना के अंदर कराएंगे और रेलवे बोर्ड से ये फैसला कराएंगे कि सारे फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले को वर्दी भत्ता देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम 1-2 बात आपके सामने साथी कहना चाहेंगे और वो बात क्या है, यूपीएस को लेके जो प्रचार हो रहा है उस पर भी आपको सोचना होगा। सरकार कह दिया कि पार्लियामेंट से एनपीएस को खत्म करना अब मेरे बस में नहीं है। जब एनपीएस को खत्म करना हमारे बस में नहीं है तो उपाय क्या है, क्योंकि उनका बहुमत का और बहुत सवाल है। वो बोला कि भाई हमको इसमें दूसरा ऑर्डिनेंस लाना होगा और आप लोग क्या चाहते हैं वो बताइए हमको। हमारा नेता बोला कि भाई हमको पुराना पेंशन में 50% है तो आपको 50% देना होगा। सरकार बोला ओके। फैमिली पेंशन में वो 30% दे रहा था पुराना पेंशन के तरह। हम लोग नहीं माने, बायकॉट किए, तब तय हुआ कि नहीं 60% देंगे। पुराना में 30% है, यहाँ 60% है। कल आपको ये बात मिल जाएगा कि जब हमारे फैमिली को 60% दे रहे हैं तो हमको भी 60% देना होगा। ये रास्ता हमारा खुल गया। मिनिमम पेंशन कितना था? 9,000 और अभी दिया 10,000। ये बात सरकार हमारा मान लिया और सरकार का ये बात हम समर्थन किए और धन्यवाद दिए कि आपने ये काम सही किए। आपके सामने हम खुला बात बोलते हैं। और दूसरा बात सरकार के पास हम बोले कि इस बात से हम सहमत नहीं हैं कि आप 18% दे रहे हैं कि 20% आप पैसा जमा कर रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो 10% कटौती आप कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, उसको विथ इंटरेस्ट आपको वापस करना होगा। ये मेरा डिमांड है। हमने लड़के बहुत दिनों से 33 साल का जो सर्विस पीरियड था उसको 20 साल कराए, आपने इसमें 25 साल रखा है। हम इस बात को नहीं मानते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। आपको 20 साल करना होगा। प्रधानमंत्री आश्वासन दिया कि अभी संभव नहीं है। 8वां वेतन आयोग का जो आप मांग कर रहे हैं उस समय तक का टाइम दीजिए। अभी हमारा लड़ाई जारी है और हमारा नेता बोला कि हम इसको लड़ते रहेंगे, ये विरोध आपका करते रहेंगे, ये अन्याय है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो 2004 से ज्वाइन किया था और वो आदमी रिटायर कर गया, कितना पेंशन उठा रहा था? 1800, 1700, 4000। और अभी ये बात फैसला हमारा नेता नहीं मानता तो 29 तक ये सरकार चलती
और 29 तक में जितना लोग रिटायर करता उसको कितना पेंशन मिलता, 4000, 3000, तो 2000। तो क्या ये कर्मचारी जो रिटायर करता है एनपीएस का वो मेरा दुश्मन था? दुश्मन नहीं था। इसलिए हम लोग फैसला किए और बोले कि भाई अपने जो रिटायर कर गया है कर्मचारी उनके लिए और जो अभी रिटायर करेगा उनके लिए ये बात हम मान लेते हैं और लड़ाई इसको हम जारी करते हैं 10% कंट्रीब्यूशन का। तो देखिए यहाँ दोहरा चरित्र है। प्रधानमंत्री के साथ एनएफआईआर के नेता रघुवैया जी फोटो खिंचाए और बोले ये सही है और यहाँ पोस्टर दे रहा है ओनली फॉर ओपीएस। ये जो दोहरा चरित्र है इसी को आपको देखना है। एक चरित्र अगर हम वो तीनों बात का समर्थन किया है शिव गोपाल मिश्रा जी तो उस बात का हम समर्थन करते हैं और जो दो बात का हम विरोध प्रधानमंत्री के सामने किए हैं उस बात का आपके सामने लड़ाई का ऐलान किए हैं। हमारा अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और सेक्रेटरी का पोस्टर देख लीजिए और पढ़िए कि आज से मेरा लड़ाई चालू है, सिग्नेचर चालू है और अब तो हम वादा करते हैं अपने नेता के भरोसा तो हम आपके पास रखते हैं कि 2 साल के अंदर इसको 10% कंट्रीब्यूशन पेंशन को वापस लेके रहेंगे। ये हम लोगों सिर्फ एक बात पूछिएगा कि आज सब बोनस ले रहे हो लेकिन 74 में जितना लोग डिस्चार्ज हुआ ईआरएमसी का नेता उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने पर क्या कर रहे थे? लॉयल वर्कर बन के आ रहे थे। यहाँ आए पुलिस के गाड़ी से साइन किए और बेटा को बहाली कराए और जो नेता हड़ताल में था उसके घर पर गए रिमूवल का चिपकाने की यही घर है। और आज तुम बोले तो बोलो कि हम बोनस का विरोध किए थे, हम बोनस नहीं लेंगे, ये कहने का है दम तो ये नहीं कहोगे। बोनस भी लोगे और वोट भी मांगने के लिए आओगे। ये बात आप लोग को समझना है। एक चीज और हम बोलते हैं, चलने के टाइम में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो गलत प्रचार हो रहा है थोड़ा हमको तकलीफ हुआ है, आप सबके साथ शेयर करते हैं। बोला कि भाई ये जो गद्दारी यूपीएस में किया है शिव गोपाल मिश्रा जी वो अपने बेटा को राज्यसभा में भेजने के लिए, तो हम उनसे क्वेश्चन किए क्या हमारा ऐसा व्यवस्था है कि स्वर्ग लोक में हमारा उच्च सदन बैठता है जहां पर स्वर्ग लोक में जाके उनको मिलेगा? जब उनका पिताजी एक्सीडेंट, उनका बच्चा एक्सीडेंट कर गया और वो डेथ कर गया, पत्नी सहित डेथ कर गया, तो राज्यसभा में कौन जाएगा, कैसे जाएगा ये बताइए। तब बोला कि कर्मों का ही फल है। मेरा ये कहना है, आप सोचिए, इस बात से हमको बहुत तकलीफ हुआ। इस बात से इसलिए तकलीफ हुआ कि बोनस के लिए, पे कमीशन के लिए, डीए के लिए, काम के घंटा के लिए हमारा 25 आदमी पुलिस के गोली से मरा और हजारों हजार आदमी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हुआ। उसको बोलता है अपने कर्मों का फल है। और जो आदमी अपने बेटा का बहाली किया गद्दारी करके आज बोनस भी ले रहा है, डीए भी ले रहा है, सरकार की दलाली भी कर रहा है और वो बोल रहा है हमको कि कर्मों का फल है। आज जो कर्मचारी एक्सीडेंट करता है उसको लेके हम लोग दौड़ते हैं। एक कर्मचारी आप सुने होंगे कि मुंगेर रोड पर एक्सीडेंट कर गया, हम लोग को पता चला, उसको हम लोग वहां से उठाए और पुलिस को बोले कि ये मेरा कर्मचारी है, हम रेलवे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बोला कि भाई भर्ती कैसे करेंगे? बोले हम मेंस यूनियन का ब्रांच सेक्रेटरी हैं, हमारे नाम से लिखो कि हम इस पेशेंट को भर्ती कराए हैं, इलाज करो और इसको तुरंत रेफर करो। भर्ती कराया, उनका परिवार आया,
इलाज कराए और उनको गए, लेकिन वो हम नहीं कहेंगे कि वो उनकी कर्मों का फल है। ये एक्सीडेंट में मशीन का काम है, कुछ गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह का लोग जो मजदूरों के पीठ में छुरा भोंक रहा है, रेल सरकार के साथ गद्दारी कर रहा है, वो ये सब बात बोलता है तो थोड़ा दुख लगता है। आप लोग से हम एक बात कहने आए हैं कि ये पावर उसको मिला कहां से? अगले बार आप हमको वोट दिए 76%, अगले बार आप वोट दिए हमको यहाँ पर 76%, अब पूरा ईस्टर्न रेलवे में दिए 48%, लेकिन उसको भी दे दिए आप 30%। तो ये अभी मोडलिटी में है कि 30% वोट उसको मिल जाएगा तो मान्यता मिलेगा और वो दलाली करेगा। आज से हम आग्रह करने आए हैं हाथ जोड़ के कि देखिए इस बार एक ऐसा फैसला लीजिए आप कि उनको 30% वोट नहीं मिले और 60% वोट हम लोग को मिले, ताकि रेल को बचा सके, देश को बचा सके और गद्दार यूनियन को यहाँ से भगा सके। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं और आप लोग को धन्यवाद देते हैं। एक बार नारा